और आज जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो मेरे सारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी क्लास 5th के लिए एसएसटी की स्टडीज कर रही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए थे कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें कि स्पेशली एसएसटी में क्लास 5th के लिए जो स्ट्रगल है, फ्रीडम की स्ट्रगल है, वो काफ़ी लंबी जर्नी है लोगों की और उनको पता नहीं है एग्जैक्टली कि कैसे वो जर्नी हमारे पुराने जितने भी इंडिपेंडेंस के लोग थे उन्होंने फाइट करी, लड़ी। और उस स्टडी को और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं शांतनु आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूँ। आप लोग जितने भी बच्चे हैं जो क्लास 5th एसएसटी के लिए अपने अभी एग्जाम्स देने जा रहे हैं, आप प्लीज मेरा वीडियो देखिएगा और आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और पसंद आए तो प्लीज प्लीज आप मुझे मेरे ईमेल में मैसेज भी डालिएगा ताकि मैं अपने इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को या अपने जो स्टडीज के वीडियो है मैं बना रहा हूँ, इसको मैं और अच्छी तरह बना पाऊँ। तो आओ स्टूडेंट्स, हम लोग सब मिलके एक साथ पढ़ते हैं एसएसटी का स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और जैसे मैंने बताया कि हमारा जो मेजर बाकी जो हमारी जर्नी थी वो थी टुवर्ड्स फ्रीडम। हमारी फ्रीडम हमें कैसे मिली, ये हम लोग बचपन से बहुत जानते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि काफी लोगों ने अपनी बलिदान दिए, अपने अपने ध्यान दिए, लेकिन हमें पता नहीं एग्जैक्टली कि कैसे हमें पूरी फ्रीडम मिली। तो आओ आज हम अपने फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हमको एक्चुअली फ्रीडम मिली। सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में जो मेजर मतलब व्हाई इंडिया वाज सो मच नोन इज, क्यों हमें इंडिया इतना पसंद था, इंडिया इतना लोगों को पसंद क्यों आया कि लोग हमारे पास यहाँ पे अक्सर आए। और जैसे आप अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के सामने जो आप देखेंगे कि इंडिया को सबसे ज्यादा पसंद इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया के पास स्पाइसेस था, टेक्सटाइल्स था, ज्वेलरी थी और पर्ल्स था, इसलिए इंडिया को इतना पसंद किया गया। और जैसे ही आप देखेंगे कि कितने लोग, जैसे अरब्स सबसे पहले थे जो हमारे देश में आए, अरब्स वर द फर्स्ट, देन पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच एंड फॉलोड बाय ब्रिटिश। ये लोग हमारे देश में आए, इन्होंने इन्वेड किया हमारे देश को। और ऑब्वियसली सबसे पहले तो मुगल में था ही, मुगल वालों ने तो किया ही था, लेकिन अगर हम थोड़ा करंट सिचुएशन में जाएं कि जब हम लोगों को फ्रीडम मिली, इसलिए मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन आए। तो सबसे पहले जैसे अरब्स आए, अरब्स के बाद पोर्चुगीज हुआ, डच हुए, फ्रेंच हुए और फिर ब्रिटिशर्स। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो सबसे ज्यादा पावरफुल बने क्योंकि उन्होंने एक ट्रेड शुरू किया था। वो आए थे हमारे देश में बाय अ नेम ऑफ ट्रेड, कि हम लोग ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, आपके साथ आदान प्रदान सीखेंगे कि कैसे हम लोग बिजनेस करें। तो बिजनेस सीख करके उस बहाने से ये हमारे देश में आए और उन्होंने एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से दे हैव फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी एंड देन दे स्टार्टेड डूइंग बिजनेस विद इंडिया। And then what is the main aim to do the business? Main aim was to do business is to get the products from India in a cheap form, मतलब काफी सस्ते आप इंडिया से चीजें खरीदेंगे और फिर हम उसको अब्रॉड में महंगे उसमें बेचेंगे। ठीक है, जो मेजर बिजनेस का रूल होता है वही उन्होंने सीखा। एंड देन उससे क्या फायदा हुआ, उससे तो फायदा हुआ दैट ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड ह्यूज प्रॉफिट, उनको बहुत प्रॉफिट हुआ बिकॉज आप यहाँ से सस्ते में खरीद रहे हैं और आगे महंगे में बेच रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो उनको प्रॉफिट ज्यादा हुआ। देन फिर क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे जो है डिसकंटेंट अमंग इंडियंस, एक तो हमारे जो देश के लोग थे उन लोगों में काफी तरीके से परेशानियां शुरू हो गई। क्योंकि जैसे अब कहते हैं कि जैसे ब्रिटिश ने अपना अपना जब उनका साम्राज्य बढ़ गया, उनका अपना एस्टेब्लिश कर लिया, देन दे स्टार्टेड फार्मर्स एक्सप्लॉइटेड फार्मर्स मीन्स उन लोगों को वो परेशान करने लगे, उन लोगों को वो तंग करने लगे, ज्यादा उनसे कर लेने लगे। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, एक पिक्चर आई थी पीछे आमिर खान के ऊपर, लगान। तो लगान में एक स्टोरी थी कि आपको इतना लगान देना होगा, तो इस तरह के टैक्सेस जिसे हम बोलते हैं, तो वो टैक्सेस धीरे धीरे फार्मर्स के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। और जो लोकल ट्रेडर्स थे
वो लोग जो थे वो सब धीरे धीरे फील करने लगे कि हमें ब्रिटिशर्स हमें परेशान कर रहे हैं। और फार्मर्स को जैसे मैंने बोला कि बताया गया था कि आपको ज्यादा टैक्स देने पड़ेंगे। दे वर फोर्स टू ग्रो इंडिगोज। अब इंडिगो एक तरीके का आपका नील की खेती होती है, जो हम लोग आप देखेंगे व्हाइट कपड़ों को हम लोग कभी कभी ज्यादा साफ करने के लिए हम आपके हमारे घर में हम इसको यूज करते हैं। तो उसको लिए अंग्रेज ने बोला कि आप इसको इसी को आप इसकी खेती करेंगे, इसकी खेती करेंगे और जबरदस्ती कोई भी और खेती नहीं करेंगे, सिर्फ नील की खेती करेंगे। और सबसे मजे वाली बात ये थी कि उसके लिए भी उनको ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते थे फार्मर्स को। द फार्मर्स वर मेड टू ग्रो इंडिगो, बट स्टिल दे वर पेड लेस बाय द ब्रिटिश। उसकी वजह से क्या हुआ, जब पैसे कम आने शुरू हुए तो लोगों के अंदर भुखमरी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी, लोगों के अंदर परेशानियां बढ़ी, एंड हेंस द थिंग्स विल बिकम मोर डिफिकल्ट नाउ। और उसके बाद फिर क्या हुआ, अब अंग्रेजों ने थोड़ी सी और दे हैव बिकम मोर स्मार्टर। उन्होंने व्हाट दे डिड इज कि दे स्टार्टेड इंपोर्टिंग क्लोथ्स क्लोथ्स फ्रॉम इंडिया, इंग्लैंड टू इंडिया। तो क्या करने लगे, वो इंडिया जितने भी चीपर मिल मेड क्लोथ्स थे वो इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, इंपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। उन्होंने धीरे धीरे उसको अपने पास लाना शुरू कर दिया। जितने भी इंग्लिश में जितने भी सस्ते क्लोथ्स थे उनको हैंडलूम इंडस्ट्री को ताकि सफर हो, ताकि हमारे हिंदुस्तान की सफरिंग्स बढ़े, तो इसलिए इन्होंने सस्ते दाम के कपड़े जो इंग्लैंड में बनते थे उनको वो धीरे धीरे अपने इंडिया में लाना शुरू किया। एंड स्लो स्टेडीली धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिश केम विद द लॉ दैट किंगडम विल नो लॉन्गर विल बिकम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, उन्होंने एक ऐसा पॉइंट रखा कि जितने भी इंडियन हमारे किंगडम है उसमें अगर मेल कोई किंग नहीं है तो वो किंग जो है फिर वो किंगडम आपके हाथ में नहीं आएगा, वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। ये इन्होंने एक नया नियम शुरू किया। ओके, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, लॉट ऑफ रिवोल्ट केम इनटू द किंगडम, और काफी लोगों के बीच में बहुत रिवोल्ट हुआ। ओके, सो देन हैपेंड, जैसे रिवोल्ट धीरे धीरे बढ़ता गया, एवर सिंस जो जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो लोग उसके अनफेयर पॉलिसीज की वजह से लॉट ऑफ इंडियन पीपल वर स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया, उन्होंने प्रोटेस्टिंग करने शुरू किया कि इस तरीके के हम लोग जो है आप लोगों के ऊपर जो कर का आप दे रहे हैं एडिशनल टैक्सेस, या इस तरीके के जो आप बिजनेस लॉज ला रहे हैं वो हमें पसंद नहीं है। देन व्हाट हैपेंड इज द मेजर, जिसे हम कहते हैं कि फर्स्ट हमारा इंडिपेंडेंस का जो वॉर था, इट स्टार्टेड इन द ईयर 1857। जी हाँ, 1857 को जो सबसे पहले रिवोल्ट जो है वो हमारा, हम इसे कहते हैं इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ, जिसको जितने भी फ्रेंड्स हैं आप जानते हैं सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं। ये रिवोल्ट जो है आप लोग उसको एकदम नोट कर लीजिए कि सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं हमारे कि जस्ट टेल अस अबाउट सिपाही म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सिपाही म्यूटिनी जो है वो 1857 में हुआ था। और ये किसने शुरू किया था, ये इंडियन सोल्जर थे जिसने सबसे पहले शुरू किया था, जो कि ब्रिटिश राज में एक सोल्जर थे, उन्होंने इसको शुरुआत करी थी, जिसे हम मंगल सिंह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपने मंगल सिंह पांडे का नाम सुना होगा, जिन्होंने कि हमारे इसके वो नाम में मूवीज भी बहुत बनी है। सबसे पहले उन्होंने इसका जो है दे स्टार्टेड फाइटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर म्यूटिनी जो शुरू हुआ देश के लिए। एंड इसमें क्या हुई थी, ये एक्चुअली आप सब समझे रिवोल्ट जो बड़े बहुत अच्छी स्टोरी है दोस्तों। आप देखेंगे ये जो स्टोरी आप समझिए कि क्या हुआ था एक्चुअली, क्यों ये जो मंगल सिंह पांडे ने, क्यों इसका मंगल पांडे जिसे हम बोलते हैं मंगल पांडे ने क्यों ये शुरू किया था, या जो इंडियन सोल्जर्स थे, नॉट ओनली ही वाज अ लीडर बट स्टिल देयर वर मच मोर सोल्जर, इंडियन सोल्जर्स वर देयर जो स्टार्टेड। रीजन बिहाइंड इज वेरी वेरी बिग थिंग। उस टाइम पे व्हाट हैज हैपेंड इज कि इंडिया के अंदर एक एनफील्ड नाम की रूमर्ड एक जो थी, एक इंट्रोड्यूस की गई थी न्यू राइफल। वो राइफल का नाम था एनफील्ड। जैसे आज के आपको पता होगा एनफील्ड जैसे बुलेट चल रही है, उन्हीं उसी तरह से एक एनफील्ड नाम से एक आपकी राइफल आई थी जो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जो बुलेट है उसके अंदर जो बुलेट जो यूज करते हैं
उस पर्टिकुलर राइफल के लिए वो बुलेट जो थी वो किस चीज की बनी थी, वो बुलेट जो बनी थी वो इट वाज मेड विद काउ एंड पिग के फैट से। और आपको पता है कि एज पर जो हमारे इंडियंस या जो हमारे इंडिया के अंदर जो भी लोग रहते हैं, काउ और पिग वो हिंदू मुस्लिम, क्योंकि उस टाइम मैक्सिमम लोग उसी जाति के थे, तो उन लोगों के लिए दोनों ही टोटली वर्जित था, ये हम लोग यूज नहीं कर सकते थे। तो दैट इज द रीजन। और सबसे बड़ी क्यों ऐसे प्रॉब्लम हुई, बिकॉज ये बुलेट्स तो बन गए, लेकिन बुलेट बनने के बाद में आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्यों हुआ। बिकॉज उस बुलेट को गन के अंदर लोड करने के लिए यू नीड टू कट द ग्रीस प्रोडक्ट ऑफ द बुलेट विद योर माउथ। आप इसको काट के देन आप उसको बंद अपने गन के अंदर भरते हैं। तो दैट इज द रीजन। जैसे आप काटेंगे, काट के आप गन के अंदर भरेंगे और फिर आप गोली चलाएंगे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो एक मुंह में जैसे, क्योंकि हम लोग तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बिकॉज बैक्सम ने बताया कि हमारे देश में जितने भी सोल्जर्स थे जो ब्रिटिशर्स को सर्व कर रहे थे, इंडियन सोल्जर्स, दे वर बेसिकली प्राइमरली फ्रॉम बेसिकली हिंदू थे और मुस्लिम थे। तो जब हम जो इंडियंस हिंदुस्तान के अंदर ये दोनों चीजें वर्जित थी फॉर ईटिंग, तो दैट इज द रीजन कि वो इस चीज को पसंद नहीं करते थे। और दैट इज द रीजन वहां से फिर धीरे धीरे म्यूटिनी शुरू हुई। नाउ उसके बाद एक और पॉइंट बहुत समझना जरूरी है आपको कि जो जो रिवोल्ट है, द रिवोल्ट एक्चुअली स्टार्टेड इज फ्रॉम मेरठ, जो कि हमारे यूपी के अंदर अभी है, सिचुएटेड इन यूपी। वहां से हम ये रिवोल्ट शुरू हुआ। और रिवोल्ट जब धीरे धीरे शुरू हुआ, धीरे धीरे वो फिर नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया तक गया। और जैसे ये रिवोल्ट वहां से शुरू हुआ, फिर लॉट ऑफ फार्मर्स केम इनटू द पिक्चर। फिर धीरे धीरे और भी लोगों ने, क्राफ्टमैन्स थे, हैंडीक्राफ्ट के जो मजदूर थे जो काम करते थे, जो हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में थे, वो लोग भी आए, बिकॉज वो सब पीड़ित थे, वो सब परेशान थे अंग्रेजों के इस पर्टिकुलर सिस्टम से। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि जो मुगल साम्राज्य था उस टाइम पे, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर जो थे, सोल्जर्स ने जो इंडियन सोल्जर्स ने उनको बेसिकली डिक्लेयर किया कि आप हमारे लीडर बनिए, आप हमारे लीडर बनिए एंड विल फाइट इट आउट। और इस साथ में इस रिवोल्ट में आपने जो जो सपोर्ट किया वो था नाना साहेब थे, तात्या टोपे थे जो कानपुर में थे। मतलब नाना साहेब एंड तात्या टोपे अभी जो कानपुर है वहां से ही बिलोंग्स। फिर रानी लक्ष्मीबाई, आपने सुना होगा, झांसी की रानी जिसकी हम बहुत कहते हैं, जो जिसमें हम लोगों ने बचपन में, आपको ध्यान होगा, हमने एक पोएम भी पढ़ी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो जो झांसी वाली रानी थी। तो एग्जैक्टली बच्चों, तो वो बेसिकली वही रानी वो बेसिकली थी। और साथ में थी बेगम हजरत महल जो अवध की रानी थी, वो साथ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इन सब ने मिलके इन लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर ये जो रिवोल्ट हुआ वो आगे रिवोल्ट चालू हुआ। नो, अब रिवोल्ट हो गया। अब मेजर क्या था कि ब्रिटिशर्स वालों को बहुत डर लगना शुरू हुआ कि रिवोल्ट तो हो गया, अब इसको कैसे भी करके हमें रोकना है। तो रिवोल्ट रोकने के लिए, क्योंकि जो हमने जाना है कि ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि रिवोल्ट बढ़े, बिकॉज रिवोल्ट होना मतलब उनके लिए सबसे परेशानी थी। तो उसको रोकने के लिए, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, इंडिपेंडेंस को रोकने के लिए दे स्टार्टेड वेरियस फैक्टर्स। उसमें काफी काफी फैक्टर्स थे। और ये भी बच्चों आप ध्यान रखना, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि ये भी आ सकता है कि व्हाट ब्रिटिशर्स डिड टू सप्रेस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिपेंडेंस, कैसे इसको रोकना जाए। तो उसमें फैक्टर ध्यान रखिए क्या क्या था। एक तो इट डिड नॉट स्प्रेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये पूरे ढंग से इंडिया में, क्योंकि पूरा फैला नहीं था, जैसे पूरे फैला नहीं था तो उनको बड़ा आसानी हो गया कि हम इसको रोक सके। फिर सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये थी कि सफिशिएंट हमारे पास पैसा नहीं था, मनी नहीं था, गुड वेपन्स नहीं थे। और इंडियन सोल्जर्स के साथ पास में, क्योंकि पैसा नहीं था, वेपन्स प्रॉपर नहीं थे, मतलब मॉडर्नाइज्ड वेपन्स नहीं थे, इसलिए थोड़ी सी फाइट जो है उनकी कमजोर रह गई। और रिवोल्ट जितने भी था, रिवोल्ट वाज नॉट ऑर्गेनाइज, प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं हुआ कि भाई पूरी प्लानिंग नहीं की गई कि अगर हम प्लानिंग करते, अगर हम सब कुछ मिलके चलते तो शायद अच्छी तरह चलता, तो वो नहीं था। एंड रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बिकॉज काफी इंडियंस जो है वो मारे गए धीरे धीरे, सबका बहुत इंडियंस मारे गए, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और इसी वजह से वो जितने भी रिवोल्ट थे ये रुक गए।
अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है इसमें क्या फायदा हुआ जब इंडियंस का ये रिवोल्ट रुक गया। तब 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे मैंने बताया था पहले आपको कि जो आए थे हम बिजनेस करने जाएंगे, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बिजनेस किया कि भैया आप धीरे धीरे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक ओवर कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने। गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक ओवर कर लिया। दैट मीन्स कि धीरे धीरे अब जो इंडिया की जो इंडिया जो था वो अब इंग्लिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, जिसकी रूलर क्वीन थी। ठीक है। Now, इसमें अब इस दौरान जब ये सारी कहानियां हुई, एक बहुत एपिसोड भी अच्छा हुआ क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता फैल गई थी अपने देश को अपने देश को अंग्रेजों से छुड़वाने के लिए। तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कोशिश किया कि जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत सारी कुप्रथा है, कुप्रथा में जो इल जो मतलब रिफॉर्म, मतलब जो काफी तरीके के ऐसे चीजें थी जो कि हमारे समाज के लिए जरूरत नहीं थी, उन चीजों को हटाने के लिए काफी स्टेप्स लिए गए। अच्छा, इस दौरान सबसे अच्छी एक बात और हुई कि ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न एजुकेशन को इंडिया में लॉन्च किया था। अब क्योंकि जब हमारे पास मॉडर्न एजुकेशन लॉन्च हो गया, अच्छी तरह हम लोग पढ़ाई कर पा रहे थे, तो उसमें ये हुआ कि जितने भी एजुकेटेड और इंडियंस और एजुकेटेड होना शुरू हुआ। जब इंडियंस एजुकेटेड हुए तो उन्होंने काफी तरह के रिलीजियस रिफॉर्म्स भी किए, जो कि हमारे देश में बहुत चीजें, मैंने बताया कि कुप्रथा काफी थी, उनको चेंज किया। और उसमें मैं बताता हूँ रिफॉर्मर्स कौन कौन थे। रिफॉर्मर्स जो थे वो थे राजा राम मोहन रॉय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, जो इस दौरान काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जो मैं बता रहा था कि जो कुप्रथा थी वो क्या थी, वो थी ऐसे सती, किलिंग ऑफ फीमेल बेबीज, चाइल्ड मैरिज या कास्ट सिस्टम। इन चीजों को, इस तरीके काफी जो हमारे पास मतलब इररेलेवेंट चीजें थी जो कि हमारे सोसाइटी में उस टाइम मौजूद थी, तो उन चीजों को हटाने के लिए ये जितने भी रिफॉर्मर्स थे इन्होंने फाइट किया। और सबसे बड़ी बात है कि दे ऑल्सो ट्राई टू एनकरेज मेजरली विडो रीमैरिज एंड एजुकेशन फॉर वुमेन। वो चाहते थे कि जितने भी वुमेन थे वो एजुकेटेड हो, वुमेन जो हो धीरे धीरे डॉक्टर्स भी बने, जो कि उस टाइम पे इतना नहीं था क्योंकि मेल वर ओनली सपोज टू बी डॉक्टर्स और वुमेन्स को डॉक्टर्स नहीं बनना था। लेकिन उस रिफॉर्म्स के द्वारा ये भी हुआ कि फीमेल जितनी भी थी, वुमेन जितने भी थे, उन लोगों को भी एक स्टैंडर्ड, एक उनको समझ में आया कि एजुकेशन उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन इससे क्या फायदा हुआ, इससे धीरे धीरे राइज ऑफ नेशनलिज्म आया। बिकॉज आपको पता है कि जब एजुकेशन, हम क्यों बोलते हैं कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, बिकॉज जितना हम पढ़ेंगे, जितना हमें नॉलेज और गेन होगा, हम धीरे धीरे अपने जो सीमाओं को ना और बढ़ा देंगे। मतलब आप सोच जो है हमारी वो और बढ़ने शुरू हो जाएगी, हम और अच्छी तरह बढ़ सकते हैं। ओके, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। उसमें क्या एडवांटेज हुई कि जितने भी एजुकेटेड इंडियंस थे, उनको ये एजुकेटेड इंडियंस रियलाइज दैट ब्रिटिश, उनको पता लगा कि ब्रिटिशर्स हमको चाहते थे कि हम हमेशा गरीब ही रहे। बिकॉज आप जब जब गरीब रहोगे, पैसे आपके पास होंगे नहीं, तो आप राइज नहीं कर सकते लाइफ में। तो उन्होंने सोचा कि हमें गरीब रहे। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए धीरे धीरे यूनिटी लोगों के अंदर बढ़नी शुरू हुई, नेशनलिज्म की भावना बननी शुरू हुई। लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। तो जब एकजुट होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हुई। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक समिति बनी जिसने एक साथ हुए। ठीक है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बेसिकली वाज फॉर्म्ड बाय इंग्लिशमैन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, बच्चों ध्यान रखना, जो ये क्वेश्चन भी आता है कि हु फॉर्म्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आप ध्यान रखिएगा इंग्लिशमैन थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, जिन्होंने कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया। एंड द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड ऑन बॉम्बे। अभी जो मुंबई हो गई है, पहले उस टाइम पे बॉम्बे थी। और 72 डेलीगेट्स ने ज्वाइन किया था इस पर्टिकुलर सेशन को। और जो प्रेसिडेंट थे वो थे भूमेश चंद्र बैनर्जी। भूमेश चंद्र बैनर्जी was the president of that particular इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसके बाद कांग्रेस में धीरे धीरे एवरी ईयर मीट होनी शुरू हुई। जब मीट हुई तो उन्होंने फिर उनका एजेंडे में आया कि नहीं, हमको कंट्री को यूनाइट करना है, हमें कंट्री के रिलीजन्स को यूनाइट करना है। धीरे धीरे फिर उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट
शुरू हुआ। ओके फ्रेंड्स, ये टोटल हमारी आज की जर्नी थी जो हमने समझा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरा हिस्ट्री जो अभी तक हमने जो पढ़ा, पूरे लेसन के बारे में जो जाना, वो क्या था? वो ये था कि हमारी जो स्ट्रगल थी फ्रीडम की, वो बेसिकली अगर मैं थोड़ा क्रिस्प में समझूं तो वो ये है कि हम सबसे पहले आपका ईस्ट इंडिया कंपनी आई एज अ बिजनेस करने के लिए। बिजनेस के नाम पे उन्होंने हमारे देश को छला ठगा और फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरी हमारे देश में पकड़ पाई। पकड़ पाने के बाद में फिर क्या हुआ कि जैसे हम लोग जितने भी आम लोग थे, जो पीजेंट्स थे या जो फार्मर्स थे, वो जो नॉर्मल हमारे लोग थे उस टाइम पे, वो समझने लगे कि हमें अंग्रेज जो है हमें दबाना चाहते हैं। देन दे स्टार्टेड बेसिकली फाइटिंग अगेंस्ट देम एंड धीरे धीरे यूनाइटिंग हुई, चीजें बननी शुरू हुई और एट द एंड हम लोगों को एक इंडिपेंडेंस के लिए एक आगे फ्रीडम पड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लेसन को मैं यही खत्म करता हूं। देन आपके साथ में जल्दी से मैं खूब जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जो कि इसका सेकंड वाला है कि कैसे इसके बाद आगे हमें आगे ग्रोथ कैसे हुई उसके बारे में जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। आप लोग सेफ रहिएगा, स्टे एट होम एंड अभी आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए और खूब अच्छी तरीके से मार्क्स लाइए और अच्छी तरह से मेरी वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा। अब भूलिएगा नहीं कि हमेशा आपको आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो।